इतिहास में हमने इतने सारे वंश पढ़े हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजपूत वंश, है ना। राजपूत वंश जो रहेंगे पूरे एक साथ में पढ़ के खत्म कर देंगे, है ना। तो राजपूत वंश हमको पढ़ना है। अभी देखना है राजपूत वंश है कितने कितने, कौन कौन से, और इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा। मेन बात रहेगी इनके टाइम पीरियड की, क्योंकि जो प्राचीन वाला था उसको हमने प्राचीन इतिहास में रख दिया ना, प्राचीन काल में हो गया। फिर जब आएंगे गुलाम वंश या फिर दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश आएंगे, या फिर उसके बाद में मुगल वंश आएंगे, यानी जिनको हम सीधे सीधे कह सकते हैं इस्लामिक वंश जितने भी हैं, इनको हमने रख दिया मध्यकालीन में, है ना। उसके बाद में जब भी अंग्रेज आ जाएंगे, डच, फ्रेंच, ये सब आ जाएंगे, इनके समय का टाइम पीरियड या फिर हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने रख दिया आधुनिक काल में। तो इनका टाइम पीरियड जो रहेगा उसको हम कहेंगे, क्योंकि अभी गुलाम वंश स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही अभी अंग्रेजों के बोल रहे हैं, उनके क्या कहते हैं, मुसलमानों के, है ना, मुस्लिम कोई भी वंश स्टार्ट नहीं हुए हैं। और जहाँ से वो स्टार्ट होंगे वहाँ से मध्यकाल होगा। ये मध्यकाल के जस्ट पहले का है, क्योंकि इसकी राजपूत काल के बाद में ही जस्ट स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत वगैरह, तो वो मध्यकाल हो जाएगा। इससे जस्ट पहले का है तो इसे पूर्व मध्यकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलो, इसे कहेंगे पूर्व मध्यकाल, है ना। क्योंकि मध्यकाल में क्या होगा, इस्लामिक वंश जितने भी हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इस्लामिक वंश आएंगे मध्यकाल में, और ये जस्ट उसके पहले की बात है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल कहलाएगा, है ना। तो राजपूतों में बहुत सारे वंश हैं, बहुत सारे वंशों में अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। सारे वंशों को हम देखेंगे, हालांकि सारे नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मेन देखेंगे, जिनमें से कुछ हमने पढ़ रखे हैं। जैसे हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वाला, ना, गुजरात के साइड का देखा हमने, गुर्जर प्रतिहार था, तो वो वाला हमने देख रखा है पहले से ही। चंदेल शासक हमने देख रखे हैं, चंदेल देखा कि नहीं, है ना। तो चंदेल वाले भी हमने देख रखे हैं। अब बात आती है कि जब वहाँ पे पहले हमने पढ़ा था तो अलग एक सिस्टम था, अभी क्या होगा, अभी अलग सिस्टम। पूरे एक साथ देखेंगे तो वहाँ पे वो जो पढ़ चुके हैं उनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम लोग फिर से देख लेंगे। ये लगभग प्रायद्वीपीय भारत बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे इधर ही रह रहे थे कौन से, गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पे कौन रह रहे थे, गुर्जर प्रतिहार। इधर कौन रह रहे थे, चंदेल रह रहे थे। लेकिन अब बात करें ना, क्योंकि राजपूत काल शुरुआत से स्टार्ट किया, तो शुरुआत से स्टार्ट करके देखेंगे हम लोग कहाँ से, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसे कहते हैं राजस्थान का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र होगा, बोलो, ये क्या होगा, ये राजस्थान का क्षेत्र है। और यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी, इसे क्या कहते हैं, अरावली। यहाँ पे कौन सी है, अरावली पहाड़ी है ना। कौन सी पहाड़ी है, अरावली। ये दुनिया की पूरी धरती पर जितने भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनमें सबसे प्राचीन पहाड़ी है ये, है ना। तो अभी ये समाप्त होने के कगार पे है, विलुप्त होने वाली है। अगर तुमसे कह दिया जाए इस अरावली पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कोई लोग बता सकते हो, इस अरावली पहाड़ी पे, दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबने सुना है पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। देखो इसके दक्षिण में यहाँ पे एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है, माउंट आबू, है ना। तो माउंट आबू पे ही एक यज्ञ का एक विधान है। क्या है, यज्ञ का विधान है। और कहते हैं कि उसी यज्ञ की वेदी से निकले हैं जितने भी राजपूत वंश हैं, ठीक है ना। ये एक चंद बरदाई की एक किताब है। क्या है, तो चंद बरदाई की किताब, यानी चंद बरदाई की रचना से ही ये मालूम होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बोलो, हाँ, यज्ञ से हुई है ना। अग्निकुंड कह सकते हो। तो इसीलिए इसको कहते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या कहते हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या कहता है अग्निकुंड का सिद्धांत, कहता है कि अरावली पहाड़ी पे, माउंट आबू जो पर्वत चोटी है, उस पे एक यज्ञ हुआ जिसमें से 4 राजपूत वंश निकले। कितने निकले, 4 राजपूत वंश। और तुमसे यही पूछा जाएगा कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया, तो कौन हो जाएगा, चंद बरदाई की पुस्तक से हमको मिलता है ना। तो अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या कहा गया कि 4 वंश निकले। कितने वंश निकले, 4 वंश निकले। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अग्निकुंड से हुई, है ना। अब ये पॉसिबल है या नहीं है वो अलग बात है, पर जो इतिहास है वो हमको पढ़ना है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे तो लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा। होगा क्या, अग्निकुंड से कौन निकला होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक यहाँ पे यज्ञ हुआ हो जिसमें इन 4 वंश के राजपूतों ने भाग लिया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे कितने कितने कौन कौन से वंश के थे, जैसे एक हो गया प्रतिहार। कौन हो गए, तो प्रतिहार तुमने पढ़ा है, जो भी बताया था गुजरात के आसपास, गुर्जर प्रतिहार वाले, तो ये तो तुमने पढ़ रखा है ना। एक होता है परमार। क्या होता है, एक थे परमार, तो मालवा के आसपास का शासन क्षेत्र इनका था, इधर बीच वाले, तो ये परमार वाले हो जाएंगे, है ना। एक थे चालुक्य। कौन थे, चालुक्य।
चालुक्य कौन से, जो तुमने पढ़ा था पुलकेशिन द्वितीय वाले, वो नहीं है, बात ध्यान रखना। ये दूसरे नहीं, ये दूसरे हैं। वो चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय वाला था वो दक्षिण भारत के वंश थे, हमने तुमको यहाँ बताया था इसको, है ना। वो अलग थे, महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र उनका हुआ करता था। वो चालुक्य नहीं है, ये वो दक्षिण भारत के हैं, ये उत्तर भारत के हैं। इनको सोलंकी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलंकी तो सुना ही होगा, बोलो। तो ये सोलंकी वाले हैं, इनको सोलंकी नाम से भी जानते हैं। और इनको गुजरात का चालुक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात का चालुक्य। तो गुजरात के आसपास का इनका क्षेत्र रहा होगा कहीं, है ना। छोटे छोटे राजवंश थे, ये काफी बड़े नहीं थे ये। फिर बात आती है चौहान। कौन आते हैं? और सबसे ज्यादा तुमने इन्हीं को सुना है ना, इनके बारे में ही सुना है। हालांकि होते और भी बहुत सारे वंश हैं, ठीक है। इतने ही वंश नहीं है क्षत्रियों में या राजपूतों में, इतने वंश नहीं। ये 4 तो बताया जाता है अग्निकुंड के सिद्धांत के हिसाब से। बाकी हैं बहुत सारे, कलचुरी है, चेदी है, और क्या कहते हैं, सिसोदिया है, बहुत सारे हैं, है ना। अभी देखोगे तो अभी गौड़ हैं, और क्या कहते हैं, और बहुत सारे हैं, अपने राठौर हैं, गढ़वाल हैं, तो है तो बहुत सारे। पर ये 4 जो हैं ये बताए जाते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत से, कि वहाँ वही अग्निकुंड से ये लोग निकले हैं, है ना, 4 वंश। तो आगे बने होंगे तो ऐसा ही रहा होगा कि इनके ही वंश में जो आगे रहने वाले शासक होंगे उनके कुछ सामंत वगैरह होंगे, और इन वंशों में कभी भी कुछ कमी आई होगी, ऐसा रहा होगा कि ये कमजोर पड़ने लगेंगे, तो इनके सामंतों ने अलग एक वंश इसकी स्टार्ट कर दिया होगा, और वहाँ से उन्होंने अपना अलग बना लिया होगा। हालांकि रहे उन्हीं के खानदान परिवार के कहीं से रहेंगे, तो क्षत्रिय वो भी रहेंगे, है ना, और वंश उनका अलग हो जाएगा। ऐसा हमको पिछले देखने को भी मिला है, प्राचीन इतिहास जितना पढ़ के आए वहाँ पे भी देखने को मिला है ना। तो नए नए वंश कहाँ से स्टार्ट होंगे? क्योंकि इन्हीं के सामंत लोग मिल करके क्या कर देंगे, अलग से एक दूसरा वंश स्टार्ट कर देंगे, और क्या बन जाएंगे, एक नया वंश की स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे सिस्टम कुछ रहा होगा। हालांकि एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अग्निकुंड से ये निकले हुए हैं चारों। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ठीक है ना। तो प्रतिहार तो हमने पढ़ रखा है, गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के इलाके का पूरा देख रखा है। इन्होंने ही क्या किया था, कन्नौज पे शासन किया था। कौन था प्रतिहार वंश का? कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पे पूर्ण रूप से शासन किया था? बताओ। कन्नौज पे पूर्ण रूप से शासन करने वाला गुजरात के प्रतिहार वंश का ऐसा कौन सा शासक था? मिहिर भोज। कौन था? सब भूल गया, अभी कितने दिन की क्लास है ये। तो मिहिर भोज ने क्या किया था, कन्नौज पे पूरा शासन कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अब परमार स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाले चारों देख लेते हैं, ये वाले चारों खत्म कर देंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर बाकी के जो है एक दो इंपॉर्टेंट जैसे सिसोदिया हो जाते हैं, उसमें महाराणा प्रताप का, राणा सांगा वगैरह का वंशज है ना, तो वहाँ देख लेंगे, है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं महाराणा प्रताप की वजह से। तो वो वाले आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। अच्छा, अभी तुम लोगों ने अगर ध्यान से मेरी बातें सुनी होंगी तो हमने तुमको बताया था इनका शासन का क्षेत्र कहाँ है, लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो ही तुम लोग बता सकते हो कि इनका शासन का क्षेत्र कहाँ है। बताओ। नहीं, राजस्थान, मतलब अगर राजपूत नाम आ रहा है तो राजस्थान होगा, ऐसा नहीं। देखो हम तुमको वो बता देते हैं कि राजपूतों का सिस्टम क्या है। देखो ये जो तुमको ये दिख रही है ना माउंट आबू पहाड़ी, यहीं पे हुआ था ये यज्ञ वाला सिद्धांत, है ना। यहाँ से जो कहते हैं सबसे पहले कौन, प्रतिहार निकले, तो वो कहाँ चले गए, इधर गुजरात वाले क्षेत्र में यहाँ चले गए, ये हो गए प्रतिहार। फिर उसके बाद में परमार निकले तो ये चले गए मालवा वाले क्षेत्र में, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद में निकले चालुक्य। चालुक्य को गुजरात के वंश कहते हैं, गुजरात का चालुक्य, सोलंकी वाले, तो ये गुजरात के इधर साइड में होंगे कहीं, है ना। और चौहान इधर चले जाएंगे, ये हो जाएंगे राजस्थान। सबसे ज्यादा तुमने चौहान को सुना है, इसलिए तुमको लगता है कि जितने भी राजपूत वंश होंगे वो कहाँ से होंगे, ये तुमको राजस्थान से मिलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये ऐसा सिस्टम है। अब देखो, तो इनका परमार, अब अगर ध्यान से सुना होगा तो अब तो बता ही सकते हो कि इनका शासन कहाँ है। ये इनका शासन का क्षेत्र है मालवा वाला, यहाँ पे क्या है, मालवा। और मालवा में कौन रह रहे हैं, परमार, है ना। तो इनकी ये क्या हो जाएंगे, ये कहाँ के शासक हो जाएंगे, मालवा के शासक हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इस वंश का संस्थापक कोई बता सकता है, परमार वंश का संस्थापक कौन होगा। इस वंश का पहला शासक है उपेंद्र राज। कौन है, बोलो, उपेंद्र राज। तो ये है इस वंश का संस्थापक, ठीक है ना। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, उपेंद्र राज हो जाएगा। बात समझ में आई। इस वंश का अगला, देखो कुछ महान नहीं हुए हैं तो उनमें ज्यादा महान बताने की जरूरत भी नहीं है ना, जो होंगे उनको बताते रहेंगे। तो अगला शासक इस वंश में हो जाएगा जिसका नाम होगा राजा मुंज। सुना है कि नहीं सुना है, राजा मुंज का नाम सुना होगा, है ना। तो ये भी कोई बहुत महान शासक नहीं हुए हैं। राजा मुंज जो हैं
नाम सुना है तुम लोगों ने कहानियों की वजह से, पर ये भी बहुत महान शासक नहीं हुए हैं। इनके दरबार में एक कवि रहता था। क्या रहता था? एक कवि। कोई बता सकता है इनके दरबार में वो प्रसिद्ध कवि कौन था? इनके दरबार में एक कवि रहता था, उसका नाम बता सकते हो? उसका नाम था धनंजय। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा अभी भी। क्या नाम था? धनंजय। देखो धनंजय ऐसे लिखा जाता है, ये अंक की बुंदी शायद नहीं लगती, धनंजय है ना। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था 10 रूपक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? 10 रूपक। हालांकि इसके दरबार में और भी कवि थे, पर यही एक है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। तो राजा मुंज उतने ज़्यादा हमारे लिए काम के आदमी सिद्ध नहीं हुए। अब इस वंश में जो हमारे लिए सबसे योग्य शासक होगा, जो काम का सिद्ध होगा, उसका नाम है राजा भोज। नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये है राजा भोज। कौन है? राजा भोज। तो राजा भोज जो है ना, इन्हीं को कहते हैं। तो कहानी, एक बात तो सुनी होगी ना, कहते हैं ना, एक लोकोक्ति है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो एक तुमने और भोज सुना होगा, मिहिर भोज, वो परमार में हुआ, वो उसमें प्रतिहार में हुआ करते थे, है ना। तो वो राजा भोज की कहानी नहीं, राजा भोज ये वाले हैं, है ना, ये वाले हैं। वो किसमें हुआ करते थे? वो प्रतिहार में हुआ करते थे, मिहिर भोज। कौन हुआ करते थे? मिहिर भोज। पर राजा भोज गंगू तेली वाली कहानी इनकी नहीं है। ठीक है, ये वाले हैं राजा भोज। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये इस वंश के सबसे योग्य शासक हुए हैं। इस वंश में सबसे योग्य शासक कौन हुए? राजा भोज, है ना। बहुत ज्ञानी आदमी, ज्ञानी टाइप के आदमी भी थे। इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। क्या की? अपनी राजधानी परिवर्तित करके क्या करी? धारा नगरी, है ना, धारा नगरी। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? धारा नगरी। तो धारा नगरी के बारे में बताया भी जाता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है धारा नगरी। इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे समृद्ध और सुदृढ़ और सबसे न्याय संगत शासन यहाँ पे चलता था राजा भोज के समय पे, है ना। इसलिए इतिहास में धारा नगरी बहुत ही, वेदों में, शास्त्रों में भी बहुत जगह धारा नगरी का बात आती है कि सबसे सही न्याय यहीं पे दिलाया जाता था, है ना। मतलब शासन बहुत अच्छा चल रहा था इनके समय पे, है ना। इसीलिए वेदों और शास्त्रों में भी धारा नगरी के बारे में चर्चा मिली है ना। तो ऐसे राजा हुआ करते थे। कौन? राजा भोज, है ना। चलो अब देखो, ये काम के आदमी रहे होंगे तभी इनकी ज़्यादा चर्चा होती है, तभी तो बार बार सुनने को मिलता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक विद्यालय बनवाया। कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय। क्या बनवाया? संस्कृत विद्यालय, है ना। और ये संस्कृत विद्यालय जो बना हुआ था, ये एक सरस्वती माता के मंदिर के प्रांगण में बना हुआ था। कहाँ पे बना हुआ था? हाँ, तो इन्होंने एक पहले तो मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? सरस्वती मंदिर बनवाया था, है ना। सरस्वती माता का एक मंदिर बनवाया, और जिसके मंदिर प्रांगण में ही एक बनवाया विद्यालय। कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय। क्यों? क्योंकि ये खुद ही बहुत ही ज्ञानी टाइप के और पढ़ने लिखने वाले उस प्रकार के व्यक्ति थे, है ना। साहित्य के प्रति इनका अच्छा खासा रुझान था और ज्ञानी थे। ये हमको इस बात से प्रमाण मिलता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने कि तुमको हम बताएंगे नहीं, उतने ग्रंथ लिखे इन्होंने। ठीक है, तो ज्ञानी बहुत आदमी थे। इन्होंने इधर लिख दें, इनका इधर लिख दें कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने चिकित्सा के लिए भी ग्रंथ लिखे हैं। सोचो, राजा हैं और चिकित्सा के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। समझ रहे हो बात को? गणित के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। किसके लिए? गणित के लिए भी बहुत सारे, मतलब मैथमेटिशियन भी थे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? व्याकरण भी लिखी, हाँ, सब कुछ। इसीलिए तो कह रहे हैं कि राजा भोज की चर्चा इसीलिए ज्यादा होती है कि जहां कहीं भी तुम सुनोगे तो यही आता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज मतलब बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे राजा भोज। इसीलिए इस वंश के सबसे योग्य शासक कौन हो जाएंगे? राजा भोज ही हो जाएंगे। ठीक है ना। तो व्याकरण के लिए भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इन्होंने वास्तुशास्त्र लिखा है। वास्तुशास्त्र समझते हो? वास्तुशास्त्र, तो जो वास्तुशास्त्र इन्होंने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही वास्तुशास्त्र है जिसमें सबसे पहले विज्ञान के बहुत सारे जो यंत्र हैं वो इन्होंने चित्रित करके बनाया है। इसमें किसमें बनाया है? अपने वास्तुशास्त्र में, है ना। इस वास्तुशास्त्र का नाम था युक्ति कल्प तरु। क्या नाम था? इधर लिख दें। इस वास्तुशास्त्र का नाम था युक्ति कल्प तरु। ठीक है, तो युक्ति कल्प तरु में इन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी दी है, और साथ ही साथ जितने भी बहुत सारे हमारे यहाँ जो विज्ञान थी उसमें
उसके बारे में वो जो चित्र बनते हैं ना, डायग्राम आज के समय बन के आते हैं विज्ञान की पुस्तकों में, तो इनके इस वास्तुशास्त्र वाले में भी विज्ञान के बहुत सारे यंत्रों के चित्र मिलते हैं, है ना, कि हवाई जहाज जो फलाना में बहुत सारे यंत्र, बहुत प्रकार के मशीनों के चित्र वहाँ पे डायग्राम ऐसे बने मिलते हैं। तो मतलब कह सकते हैं फिजिक्स की किताब ये है ना, मेडिकल की किताब ये है, मैथमेटिशियन भी हैं, मतलब सब कुछ है इनके पास। व्याकरण भी लिखते, साहित्य भी आता होगा, व्याकरण तभी तो लिखा है ना। तो बहुत प्रकार, बहुत मतलब अच्छे ज्ञानी टाइप प्रकार के व्यक्ति थे ये, है ना, इसीलिए इनकी ज़्यादा चर्चा होती है। इन्होंने अपने ही साम्राज्य में एक भोज नगर की स्थापना की। कौन से नगर की स्थापना की? तो यहाँ लिख देना भोज नगर। कौन सा नगर? भोज नगर, मतलब अपने ही नाम पे एक नगर बसाया और वहां पे एक झील बनवाई। क्या बनवाई? झील बनवाई। उसका भी नाम क्या था? राजा भोज झील, है ना। और इन्होंने अपने सामने, क्योंकि इनका साम्राज्य इधर उधर केवल इतना ही नहीं होगा, तो इन्होंने चित्तौड़ में भी एक मंदिर बनवाया जो इन्हीं के नाम से है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बनाया। हालांकि चित्तौड़ में इनका शासन नहीं था। चित्तौड़ कहाँ पड़ेगा? राजस्थान साइड में, है ना। वहां पे चौहान का शासन होना चाहिए, है ना, नियम के अनुसार। पर इन्होंने चित्तौड़ में भी एक मंदिर बनवाया है। क्या बनवाया है? एक मंदिर बनवाया, जिसे कहते हैं त्रिभुवन मंदिर। क्या कहते हैं? त्रिभुवन मंदिर। और ये त्रिभुवन मंदिर किसने बनवाया है? राजा भोज ने। कहाँ पे बनवाया है? तो चित्तौड़ में बनवाया है, ठीक है ना। तो यही है इनकी कहानी। बाकी कुछ विशेष है नहीं। जो जानने वाला था वो राजा भोज थे केवल परमार वंश में, ठीक है ना। तो इस वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? इस वंश के संस्थापक, परमार वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे वो उपेंद्र राज हो जाएंगे। दूसरे शासक कौन हो जाएंगे? डायरेक्ट राजा भोज हो जाएंगे। हाँ, राजा मुंज हो जाएंगे। हाँ, और भी शासक हैं, ऐसा नहीं कि यही इतने शासक हैं, पर जो हमारे लिए जानकारी के हिसाब से एग्जाम के रिलेटेड थे वो हमने तुमको बताएं, ठीक है। तो दूसरे राजा हो जाएंगे राजा मुंज। उनके समय में हुआ करते थे उनके एक दरबारी कवि जिनका नाम धनंजय हुआ करता था। धनंजय ने एक पुस्तक लिखी, जिसे क्या कहते हैं? 10 रूपक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इस वंश के सबसे प्रतापी शासक है जिनका नाम था राजा भोज। और राजा भोज ने क्या किया? सबसे पहले एक संस्कृत विद्यालय खुलवाया, है ना। वो विद्यालय कहाँ पे खुला था? तो एक मंदिर उन्होंने बनवाया था, सरस्वती मंदिर, जिसके प्रांगण में ही उन्होंने एक विद्यालय खुलवाया, ठीक है ना। तो पढ़ने लिखने के शौकीन आदमी थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे खुद भी ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से व्याकरण के बहुत सारे ग्रंथ हैं, चिकित्सा के बहुत सारे ग्रंथ हैं, और गणित के लिए भी बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण इन्होंने स्वयं किया है। इनकी एक वास्तुशास्त्र की किताब है जिसका नाम है युक्ति कल्पतरु, और उसमें इन्होंने लिखा है जो भी फिजिक्स के बारे में है, या वास्तु जैसे कहते हैं घर कैसे बनाना है, ग्रह दशा कैसे ठीक है, ये सारी चीज़ें वो है ना, ये डिजाइन है। साथ ही साथ विज्ञान के यानी फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे यंत्रों का भी इन्होंने चित्रण उसमें किया हुआ है। तो इससे ये जानकारी हमको मिलती है कि इनको फिजिक्स का भी अच्छा खासा ज्ञान रहा होगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। इस समय इनकी राजधानी हुआ क्या करती थी? धारा नगरी। इसीलिए धारा नगरी, एक कुछ संस्कृत में एक लाइन है धारा नगरी के लिए, उनको एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, उन लोगों ने अगर कहीं सुना होगा तो, है ना। तो ऐसे कहते हैं, पंडित जी लोग गाते हैं तो कहते हैं कि वेदों में ज़्यादा चर्चा है धारा नगरी की। मतलब उस समय के सबसे अगर समृद्ध शासन कहीं पे चल रहा था तो राजा भोज के समय पे धारा नगरी में अच्छा खासा शासन चलता था, ठीक है ना। बात समझ में आई? छापो इसको।